तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स अपकमिंग आईबीपीएस क्लर्क 2024 एग्जामिनेशन के लिए कि किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और अपने पेपर में अप्लाई करना है अगर आप इस पेपर में एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के साथ, एक अच्छे अटेम्प्ट्स के साथ इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स वो भी डिस्कस करेंगे जिनको आपसे दूर से ही टाटा बाय करना है कि भाई ये तो मुझे करना ही नहीं है। तो डूज एंड डोंट्स का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ मैं कौशिक मोहंती आज के इस सेशन में आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। लेकिन आज का ये सेशन काफी खास होने वाला है क्योंकि यहां पे सिर्फ टिप्स ही नहीं दूंगा बल्कि अपने पास्ट का एक झलक भी आपको दिखाऊंगा। साल 2022 में मैंने आईबीपीएस क्लर्क का पेपर दिया हुआ था। सर साल 2023 में नहीं दिए थे? नहीं, साल 2022 में ही मैं लास्ट एलिजिबल था आईबीपीएस क्लरिकल किसी भी क्लरिकल पेपर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज बेसिस पे। तो ये मेरा साल 2022 का स्कोर कार्ड मैंने आप सभी के सामने शेयर किया हुआ है। अगर मैं देखूं तो नाम यहां पे है कौशिक मोहंती, यहां पे आपके पास रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टेट हमने उड़ीसा से अप्लाई किया हुआ था, डेट था आपका 4 सितंबर 2022 यानी कि 4/9/2022 साल 2022 का पेपर है। और मैंने जनरल कैटेगरी से ये फॉर्म भरा था। आप सभी को पता है कि ये पेपर 30 35 35 के कॉम्बिनेशन से बनता है। और यहां पे अगर मैं हाईएस्ट साइड से स्टार्ट करूं तो सबसे हाईएस्ट मार्क मेरे जो थे रीजनिंग में 35 में से 34.75 मेरे थे रीजनिंग में। क्योंकि यहां पे ब्राइटनेस का अगर कोई इशू होगा, आपको क्लियरली विजिबल ना होगा, तो मैंने वहां पे साइड में रख लिया है ये चीज। क्वांट की बात करें तो मेरे 33.5 स्कोर्स थे क्वांट में। और अगर मैं बात करूं इंग्लिश में तो इंग्लिश में मेरे स्कोर थे 0.00। क्योंकि ये जो टेस्ट है ये मैंने सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के पर्पस पे, रिव्यू के पर्पस पे दिया था कि जिस तरीके से हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो चीजें वाकई में पेपर में आ रही है या नहीं वो जानना हमारा भी राइट बनता है, ताकि आने वाले समय में हम आपको प्रॉपरली ट्रेन कर पाए। और इसी वजह से ही हम आप आज ऐसे पेपर्स आपको दे रहे हैं जो जेरोक्स पेपर हो या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर हो, उन्हीं पेपर में से ही क्वेश्चन में आता है। जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क के लिए मैंने हाल ही में 3 पेपर करवाए हैं। अगर आपने नहीं किया तो उन 3 पेपर को करके जाइए, आपके स्कोर्स गारंटेड बढ़ेंगे, इतना मेरा कौशिक मोहंती का दावा है। क्योंकि 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस और 1.5 साल का बैंकिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा हमने इसमें मतलब पूरा का पूरा झोंक डाला है। तो अभी हम बात करते हैं कि इस पेपर में जो मेरा नॉन बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट है यानी कि रीजनिंग में पढ़ाता हूं, चैनल पे आपको रीजनिंग के वीडियोस मिलेंगे, बट इतना टच नहीं रहता, इतना प्रैक्टिस नहीं रहता। बट उसमें भी हमने 34.75 स्कोर किया है। और जो क्वांट है हमारा टीचिंग सब्जेक्ट, उसमें हमने 33.5 स्कोर किया है। सबसे पहले तो एक सवाल आएगा जो इस तैयारी में बहुत नया जुड़ा है, वो सीधा सीधा मैथ लेके, कैलकुलेटर लेके बैठ गया कि सर अगर आपने रीजनिंग में 35 क्वेश्चन किया होता तो आपके अगर सारे सही होते तो 35 मार्क्स आते, और अगर आपका एक गलत हो जाता तो आपका स्कोर 33.75 होना चाहिए। आपका ये स्कोर 34.75 कैसे? एंड सिमिलरली क्वांट में भी 33.5 तो कोई भी कॉम्बिनेशन में नहीं जम रहा है। तो इसका इंपैक्ट है आपका नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन में आपके स्कोर्स बढ़ते और कम होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द शिफ्ट एंड योर एक्यूरेसी। अब अगर मैं बात करूं तो अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है कि ये जो हमारा स्कोर कार्ड है वो जेन्युइन है, तो एक साल पहले आप जब सर्च करोगे माय आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स स्कोर कार्ड, आप जब सर्च करोगे ये ना आईबीपीएस क्लर्क स्कोर कार्ड करियर डिफाइनर, तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगे। ये तो लास्ट साल मैंने बस इसी स्क्रीनशॉट को ही शो किया था, बट इस वीडियो में ये जो नीचे यहां पे ऐसा थंबनेल है, इस वीडियो में मैंने वहां पे लाइव आईबीपीएस के वेबसाइट में जाके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के देखा था। तो आपको अगर यकीन नहीं है तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन अभी आता है क्या कि सर हम आपके साथ कैसे कम्पीट कर सकते हैं? आप तो एजुकेटर हो, इसीलिए तो हम आपको ट्रस्ट करते हैं और आपसे पढ़ते हैं। आप ये नंबर ले आओगे तो क्या हम भी ये नंबर ला सकते हैं? मैंने कहा वो दूर बात, पहले हमारा एक मुद्दा खत्म करते हैं, क्या हम 90 प्लस का आंकड़ा टच कर सकते हैं? अगर मैं देखूं तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 0.25 और ये एक, यानी कि 34 और 34 यानी कि 68.25 मार्क्स मेरे आ चुके हैं आउट ऑफ 70 सिर्फ क्वांट और रीजनिंग के बेसिस पे। अगर हम इंग्लिश में 25 मार्क भी ले आते, क्योंकि इतना तो इंग्लिश क्लरिकल पेपर में आराम से 20-25 तो बना ही लोगे, इतना मेरा गारंटी है। पीओ पेपर में थोड़ा क्रिटिकल इंग्लिश आता है, बट जब मैं क्लरिकल पेपर का इंग्लिश की बात करता हूं बहुत लो लेवल का होता है। आपको एक्सपेक्टेशन के बाहर वो क्वेश्चंस मिलेंगे, छोटे छोटे आर्टिकल के ऊपर नॉर्मल एरर डिटेक्शन आपको मिलेंगे, तो आप भी खुश हो जाओगे कि यार ऐसे भी सवाल आते हैं। अक्सर क्या होता है, हम मॉक्स वगैरह देख के या फिर एजुकेटर के क्लासेस वगैरह देख के इंग्लिश के थोड़े डर से रहते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और इसीलिए शायद हम ना कर पाए, बट पेपर में बहुत आसान आएंगे। 20-25 का आंकड़ा हर कोई टच कर लेगा। तो अगर हम इसमें 25 भी जोड़ लें तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं 93.25 का जा रहा है, यानी कि 90 प्लस तो संभव बहुत आसानी से है। बट सर अगेन वही क्वेश्चन, आप तो एजुकेटर हो, मैंने कहा बस मेरे साथ कंपेयर नहीं करना चाहते? नहीं सर, स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कीजिए, ये उसी साल, क्योंकि साल 2023 का कट ऑफ रख के कोई फायदा नहीं है। साल 2000 अगर मैं 22 का कट ऑफ, एक सेकंड मैं एक बार ब्राइटनेस का इश्यू को थोड़ा रिजॉल्व कर देता हूं।
नहीं तो तो आई होप ब्राइटनेस का इश्यू जो है वो रिजॉल्व हो गया होगा आप लोगों का, क्योंकि वो जो स्कोर कार्ड है वही शो करने के लिए मैंने ब्राइटनेस कम किया हुआ था। तो अभी अगर आप स्टेट में कट ऑफ देखेंगे, आप जो फेलो एस्पिरेंट जिसके साथ कंपीट कर रहे हो उनका साल 2022 में स्कोर्स देखिए 87, 85, 86, 85, 85, 85, 85, 87.5। कौन है ये? हमारा ही स्टेट है, ओडिशा। आगे अगर जाएंगे 89.5 उत्तराखंड, 86, 83, 84, 86, मतलब 85 प्लस का कट ऑफ। कट ऑफ मतलब मान लें मिनिमम स्कोर जो आपको चाहिए इस पेपर को क्लियर करने के लिए, मतलब 89.5 उत्तराखंड में सबसे लोएस्ट स्कोर है जिसमें सिलेक्शन हुआ है बच्चे का प्री से मेंस तक। मतलब बच्चे यहां पे 90s के में होंगे, 91, 92, 93, 94, 95, कुछ भी स्कोर यहां पे रख सकते हैं। तो मतलब इस पेपर में एक सवाल का जवाब तो आपको मिल चुका है कि 90 प्लस लाया जा सकता है। बट इससे एक अच्छा मैसेज जाने की वजह आप इसको बहुत गलत से इंटरप्रेट करते हो। प्रॉब्लम यह है आपके साथ, मैं ये वीडियो जो है, इस वीडियो का पर्पस कुछ और है, बट आप इसको एक अलग ही पर्पस पे लेते हो। आपके दिमाग में ये चल रहा है ना, तो कल 90 प्लस तो करना पड़ेगा, नहीं तो चांसेस नहीं है। वो नहीं है मैसेज। मैसेज ये है कि पेपर 90 प्लस तभी हो सकता है, हमेशा कहा गया है, जब एग्जामिनर चाहे। और एग्जामिनर इन पेपरों में चाहता है आप स्कोर करो, तो आपको अपने तरफ से 90 प्लस सोचना नहीं है। आपको बस अपना काम करते चलना है, क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है, सॉल्व करते चलना है, सॉल्व करते चलना है। 1 घंटे में कोई एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। 1 घंटे के बाद जब आपके सामने डिस्प्ले होगा तो आप देखोगे क्या खुदा 32, 33, 26 मैंने इतने अटेम्प्ट्स ले लिए, वो अपने आप होगा। जब आप घर से 90 लेके जाओगे सोच कि 90 प्लस करना है, तो मैं ये लिख के देता हूं, आप कितने भी डिजर्विंग क्यों ना हो जाए, क्यों ना मैं हूं, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं बना तो भाई 90 कैसे होगा, तो हर बार यही दिमाग में दौड़ता रहेगा। तो मेरा ये वीडियो, हम जो आपको जब मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर करवाते हैं, टारगेट 35 आउट ऑफ 35, तो बच्चा ये सोचता है कि खाली 35 ही होगा। अबे 35 ही क्यों, 90 मतलब 10 मार्क छोड़ना है। तो अगर 25 भी करेगा और बाकी 2 में फुल ले आएगा तो भी हो जाएगा। आप मैसेज गलत इंटरप्रेट करते हो। तो ये चीज ध्यान रखिए कि हम ये कहना चाहते हैं कि पेपर अगर एग्जामिनर ऐसा दे और आप अगर करते चले तो 35 आउट ऑफ 35 अपने आप बन जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा पुश मारने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर डिजर्विंग, देन आप ये आंकड़े को यूं पार करो। अब दूसरा सवाल, सर मैं जानता हूं आप जो कह रहे हो बहुत प्रैक्टिकल है, बट मॉक्स का क्या? मैंने कहा मॉक्स का क्या मतलब? सर मॉक्स में तो 80s में ही रह रहे हैं, तुम्हारा कल 90 होगा सुनिश्चित। बस ओवर थिंकिंग ना करो। क्यों? रियल एग्जामिनेशन का लेवल मॉक के लेवल से काफी ज्यादा आसान होता है। ये आपने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क में भी फील किया है। कुछ एक आध शिफ्ट तो थोड़े ऊपर नीचे होंगे, वो 2 शिफ्ट छोड़ दीजिए आरआरबी पीओ के। उनको छोड़ने के बाद अगर हम बाकी सारे शिफ्ट की बात करें, तो वो जो आपका रेगुलर मॉक टेस्ट में लेवल होता है उससे वे बिलो होता है उनका लेवल। बस आपको उस एग्जामिनेशन का प्रेशर को हैंडल करना होता है। 1.5 लाइन के 2 लाइन के अरिथमेटिक सवाल होते हैं यार, क्या ही है। स्पीड दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को किसी दूसरे स्पीड में कवर करने टाइम कितना लगेगा, यही है, डिवाइड करो। तो आप बस खुद को ना ज्यादा लोड ना ले, मॉक्स के चक्कर में और ना रहे। मॉक्स के जो स्कोर्स थे ना वो गए। मॉक हमेशा हाई लेवल का होता है एज कंपेयर टू रियल एग्जामिनेशन। ये मैच्योरिटी अपने आप में डाल दोगे तो ही आपके लिए बेहतर है। तो बस मैं आपको इतना कहूंगा कि कल जब आपके सामने पेपर आए तो खुद को काम रखिएगा, कंपोस्ट रखिएगा। आप डिजर्विंग हैं, ये पॉजिटिव सोच के साथ, एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और बिना स्टक किए या फिर कम स्टक किए अगर आप पूरे के पूरे 1 आवर टाइम को यूटिलाइज प्रॉपर्ली करेंगे, विदाउट ओवर थिंकिंग, विदाउट गेटिंग पैनिक, आपका पेपर 90 प्लस अपने आप चला जाएगा। आपको घर से 90 प्लस सोच के जाने की जरूरत नहीं है। बट इन द अदर हैंड, अगर एग्जामिनर चाहे तो, अगर एग्जामिनर एक ऐसा पेपर सेट करे जहां पे अगर मुझे आप 1 घंटा दो तो भी मैं 80 क्या 75 ही जा पा रहा हूं, तो सब लोग 75, 80 इसी घर में ही रहेंगे। तो ये नंबर कभी प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। तो ये चीज मान लीजिए कि जो आपको देना है वो आपको अपना बेस्ट ही देना है। और बेस्ट देने के लिए जितना आप ओवर थिंकिंग कम करें और जितना आप पैनिक कम करें और जितना आप जहां पे स्टक करें उतना जल्दी बाउंस बैक करें, वही आपको हेल्प करेगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स के बाद अब आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि सर आपने ये जो अच्छे अच्छे स्कोर्स अटेंड किए, जैसे कि क्वांट में आपने सर 33.5 स्कोर किया, रीजनिंग में आपने सर 34.75 स्कोर किया। इस स्कोर करने के पीछे आपने कुछ स्ट्रैटेजी लगाया था? बिल्कुल। मेरा पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी मैंने हर बार आपको बताया हुआ है, यही मेरा हर बार का प्री का पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी। बहुत से लोग आपको बोलते रहते हैं कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं तो जैसा आए वैसा करो। उनको बस एक बार बोल देना कि अपना स्कोर कार्ड दिखाओ, तब जाके मुझे आपके ऊपर भरोसा होगा। ये वेरी जेन्युइन फैक्ट है। जो स्कोर कर रहा है वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है कि ऐसे किया जा सकता है। इस वजह से भी एक रीजन है हम पेपर देते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और मिसिंग,
इनको हम स्पीड मैथ्स कहते हैं। इनमें से जो पहले दिख जाए इनको पहले अटैक कर दीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि पहले सिंप्लीफिकेशन ही दिखना चाहिए। अगर आपको पहले क्वाड्रेटिक दिख गया या फिर सीरीज दिख गया, स्टार्ट कर दो। बट अगर आप सीरीज के साथ कंफर्टेबल, मैंने तो आपको सीरीज के साथ कंफर्टेबल बना दिया है, क्योंकि जितने सीरीज आपके पेपर में, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में करवाए जाते हैं, उससे बाहर सीरीज आने के चांस नहीं है, लिख के दे सकता हूं। तो अगर आप इनके साथ में से कोई देखा, सबसे पहले उसके पास जाइए। उसके पास ये दोनों आप अपने हिसाब से चूज कीजिए कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि एक सेट के डेटा इंटरप्रिटेशन के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, तो आपका वो इजी आएगा, तो आप उसको पास पहले जा सकते हो। बट अगर आपको लगेगा कि नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन मुझे थोड़ा टाइम लगता है, एरिथमेटिक मेरा अच्छा है, कंफर्ट जोन है, तो आप एरिथमेटिक के पास जा सकते हो और उनके जो इजी इजी पिकिंग है, एक बार में जो हो सके वो पिक कर लेना। अगर आपके पेपर में रॉन्ग नंबर सीरीज आए तो मैं तो कसम से यहीं पे करता। मेरा स्ट्रैटेजी तो वही है, आपने बोला ना अपना स्ट्रैटेजी, बट मैं अपने साथ साथ एक एवरेज स्टूडेंट के मेंटालिटी को भी जज करके ये बता रहा हूं कि बहुत से बच्चे इसका एक फोबिया घर से, सीरीज चाहे जितना भी आसान पेपर में हो, बट आपका फियर जो है वो तो पहले से ही है, तो आपको बिना सीरीज को सॉल्व किए कभी पता ही नहीं चलता कि इजी है टफ है, तो आप इससे थोड़ा डरते हो और कॉन्फिडेंस जब नीचे रहता है तो क्वेश्चन बनते नहीं है। तो अगर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज मिले तो आप उसको थोड़ा स्पीड मैथ्स और डीआई एरिथमेटिक थोड़े थोड़े करने के बाद इसको ट्राई कर सकते हो। और कब, लास्ट के 5 मिनट आपके हाथ में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डीआई और एरिथमेटिक करते रह गए और रॉन्ग नंबर सीरीज के लिए टाइम ही नहीं बचा, भाई फोकट का मार्क गवाओगे वहां। तो 5 मिनट जब तक आपके पास है तब तक आप बाकी करते रहना, उसके बाद इधर आ जाना। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो तो ये तो स्टार्टिंग में ही अगर आपको डिस्प्ले हो जाए तो भी कर देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और फिर रिपीट मतलब अब आपने कुछ इजी डेटा इंटरप्रिटेशन पिक कर दिया, कुछ मार्क फॉर रिव्यू करके रख दिया बड़े बड़े क्वेश्चन को, कुछ इजी अरिथमेटिक पिक कर दिया, कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े लेंदी लगे, मार्क फॉर रिव्यू करके रख दिया, तो अब आप रिपीट कर सकते हो इस लूप को अगर आपके पास समय हो तो। लेकिन पेपर का लेवल इतना आसान होता है कि आपके पास ज्यादा टाइम और नहीं रहता रिपीट करने के लिए, क्योंकि एक एक गो में आप जब करते जाओगे तो 20 मिनट का समय आपका खत्म हो जाता है। बट अगर आपके समय बचते तो आप रिपीट का लूप लगा सकते हो। सेम चीज अगर हम रीजनिंग के पास आए, स्पीड रीजनिंग इनको कहा जाता है, ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है। मैं पहले इनमें से जो आता है इनको कर लेता हूं। अगर इनइक्वालिटी दिखे, सिलॉजिज्म दिखे, अल्फान्यूमेरिक सीरीज दिखे, कोडिंग डिकोडिंग दिखे, तो सबसे पहले मैं इनको करता हूं। फिर मैं ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस टेस्ट इनके ऊपर जाता हूं। बट अब से मैं थोड़ा इसको अवॉइड करना लगा हूं, क्योंकि पिछले जितने पेपर में मैं रीजनिंग दे रहा हूं यहां पे मैं फंस जाता हूं, पता नहीं क्यों। ये मेरा लूप होल है भाई, सबका कुछ ना कुछ वीकनेस है, मेरा पता नहीं वीकनेस है। लेकिन ये 5-6 घंटे का एक ब्लड रिलेशन का जबरदस्त वीडियो बना है, मतलब आता तो मुझे है, बट पेपर के साथ शायद उस प्रेशर में या उस लैंग्वेज में या कोई ना कोई लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से क्या हो रहा है पता नहीं, ये मुझसे हो नहीं रहा है। तो मैंने अभी अपने स्ट्रैटेजी में बदलाव किया है कि अगर मैं जिंदगी में कभी आने वाले समय में रीजनिंग दूं तो इसको तो लास्ट को ही रखूंगा, क्योंकि क्लरिकल पेपर में अटेम्प्ट तो करने हैं, फुल कोशिश तो करनी है, तो अटेम्प्ट तो करना है, लेकिन बाद में अगर पीओ का पेपर है मैं तो उसको स्किप कर दूंगा। अब से मेरा प्लान यही है। पजल्स एंड अरेंजमेंट्स उसके बाद, और मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अपने स्ट्रेटजी में क्यों रखता हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके 18 मिनट यूटिलाइज हो जाते हैं और आपके पास एक पजल बच जाता है, होता नहीं है? 18 मिनट यूटिलाइज, 2 मिनट्स लेफ्ट और आपके पास बचा रहता है एक पजल। अब 2 मिनट में पजल करूं तो कैसे करूं, करने के बाद आंसर करूं तो कैसे करूं, ये सोच सोच के आपके वो 2 मिनट में अगर वो बन भी जाना चाहिए तो नहीं बन पाता, और वो 2 मिनट कंप्लीट लॉस है और आपके अटेम्प्ट 35 में रह जाते हैं, सॉरी 30s में रह जाते हैं। 35 का टोटल है ना, मैं रीजनिंग आरआरबी के हिसाब से बोल दिया, सॉरी। तो अगर 32 या 33 में कन्वर्ट हो जाता तो अच्छा होता, हाँ सर हो जाता। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अगर अपने आखिरी 2 मिनट में या 3 मिनट जैसे वहां पजल बचा, अगर आपने अपने मिसलेनियस को पहले ना किया होता, जो सिंगल लाइन, जैसे कि आपके कितने वॉवेल्स, मतलब वॉवेल्स को अगर +1, कॉन्सोनेंट को -1, या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग में, या ऑड नंबर को +1, इवन नंबर को -1, कितना वर्ड फॉर्म हो सकता है, वैसे टाइप के 16 क्वेश्चंस अगर आप लास्ट को रख दोगे तो ये 2 मिनट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन करने का और मौका देगा और आपके अटेम्प्ट्स जितने होने चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ सकता है। ये अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आपको कह रहा हूं। बाकी इंग्लिश तो मैं अटेम्प्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि पेपर सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस रिव्यू पर्पस के लिए रहे। बट अगर हम इंग्लिश अटेम्प्ट में कभी करता अपने जमाने में, तो मेरा सीक्वेंस यही रहता, मैं पहले इनको करता, एरर डिटेक्शन हो या वर्ड स्वैप हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिलर्स और क्लोज टेस्ट, मिसलेनियस, इनको, और मैं लास्ट को जाता रीडिंग कंप्रहेंशन के पास, क्योंकि इन सबको करने के बाद मैं थोड़ा क्या है ना, मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूं इंग्लिश में। मुझे एक एरर डिटेक्शन करने के लिए ना मैं टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं अपने रीडिंग का इस्तेमाल करता हूं। मैं सेंटेंस को पढ़ता हूं, मुझे जहां फील आता है, और फील लाने के लिए एक बार में वो फील आ जाए जरूरी नहीं है, मल्टीपल टाइम्स में मुझे क्वेश्चन को पढ़ना होता है। और ऐसे भी मजबूरन कहीं पे मुझे एरर ना लगे तो उनमें से ही जो गंदा लगे उसको एरर मार्क करना पड़ता है। भाई जब टेक्निक आपके पास नहीं हो, जब आपके पास अप्रोच, जब आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ तो करके करना ही पड़ता है। तो जब मैं ऐसे करता हूं ना, तो मेरे जितने टाइम एक टेक्निक वाले बच्चे को लगता है उससे 2 टाइम्स to 3 टाइम्स मुझे लग जाता है। तो उससे क्या होता है,
मेरे पास आरसी के लिए ज्यादा समय नहीं बचता, तो मैं आरसी का, मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। आरसी के सिर्फ गिने चुने 2 या 3 क्वेश्चन जहां पे हम ये देख सकते हैं कि एक बोल्ड सेंटेंस है, उस बोल्ड सेंटेंस का मीनिंग ऑथर क्या कहना चाहता है, एक बोल्ड वर्ड होता है उसका सिनोनिम क्या है, एक बोल्ड वर्ड होता है उसका एंटोनिम क्या है, ऐसे करके जो 2-3 क्वेश्चन पूरे के पूरे आरसी में है, मैं सिर्फ उसको पिक करता हूं। इसीलिए मैंने कहा 25, क्योंकि अगर एक आरसी में आपके पास 7 या 8 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन ये, बाकी के 5 क्वेश्चन मैं लिटरली छोड़ता हूं बहुत बार, क्योंकि इसके लिए मुझे पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है और वही टाइम अगर मैं यहां पे दूं तो मुझे लगता है कि मेरे अटेम्प्ट थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। तो यही था मेरा पूरा आपका पूरा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रैटेजी जेन्युइन और अच्छा लगा होगा। अगर आपने कोई और स्ट्रैटेजी मान रखा है और लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं करना चाहते तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं चेंज कीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बट अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी लैक कर रहा है पेपर अटेम्प्टिंग का तो दिस इज दी बेस्ट वन। बाकी कल कुछ चीजों के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर भी रहना पड़ता है, जैसे कि सबसे पहले आपको लगता है क्लरिकल का पेपर है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं। क्वेश्चन लेंदी भी हो सकता है, क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। ये अगर आप पहले से माइंड सेट करके जाए तो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा, 90 तो नहीं है, 80-85 में भी इस बार काम बन जाएगा, आप मैच्योरिटी दिखाओगे वहां। तो ये माइंड सेट करके रहिए। दूसरा, स्पीड मैथ में 15 से 20 मार्क हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है एक आइडियल पेपर में 20 मार्क के स्पीड मैथ होते हैं, एक आपका डीआई रहता है और आपके 10 मार्क के अरिथमेटिक रहते हैं। ये एक आइडियल आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का पेपर है। बट स्टिल आप इस 20 को ना, अगर ये 15 हो जाए तो बाकी का 5 इन दोनों में से कहीं पे भी एक्स्ट्रा आ सकता है। तो अगर आपके शिफ्ट में 15 आ गया और उस 15 में भी सिंप्लीफिकेशन के साथ 5 रॉन्ग नंबर आ गया तो बच्चे आधे तो वहीं हार जाते हैं कि हे भगवान सिर्फ मेरे ही साथ क्यों, क्योंकि तू वो काम कर सकता है, भगवान उसी को वो काम सौंपता है जो वो कर सकता है। जब भी मैं कोई मुसीबत वाले सिचुएशन में हूं तो मैं मम्मी को बोलता हूं कि मैं ही क्यों, तो मम्मी बोलती है कि भगवान जो जो काम कर सकता है उसी को ही वो काम सौंपता है। शायद मैं टीचरशिप कर सकता था, 6-6 घंटे दिन का पढ़ा सकता था, मुझमें वो कैपेसिटी था, कैपेबिलिटी था, इसीलिए शायद भगवान ने मुझे टीचर बनाया। तो यही होता है कि आप खुद को डिजर्विंग मानो ना, इसीलिए भगवान ने आपके साथ ऐसा किया। भगवान आपके उस सिचुएशन से आपको निकालने में कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा। तो आप बस उस टाइम पे नेगेटिव ना करके पॉजिटिव सोचिए, जरूर से आपका पेपर बढ़िया होगा। तो कल 15 से सरप्राइज मत होइएगा, अगर 20 ना आके 15 भी आए तो भी चलना चाहिए। बाकी हमेशा से आपको कहा हूं, सिंप्लीफिकेशन में फ्रैक्शन, डेसिमल, सर्ट्स और इंडिसेस और थोड़ा कैलकुलेशन जितना आपने एक्सपेक्ट किया है उससे ज्यादा भी मिल सकता है, आराम से कीजिए। वहां पे कैलकुलेशन का टाइम जो लगेगा वो सिर्फ आपको नहीं लगेगा, आपके फेलो एस्पिरेंट जो भी उस टाइम पे पेपर दे रहा होगा सबको समय लगेगा, इवन मुझे भी समय लगेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन में वेरिएबल और लेंदी क्वेश्चन जो बड़े बड़े पैराग्राफ वाले मिल सकते हैं उनको या तो आप मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट में कर सकते हो, या फिर जब आपके पास टाइम बचे तब कर सकते हो, या तो स्किप भी कर सकते हो, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। एरिथमेटिक में आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज दिया जा सकता है कि 79.83 तो आपको उसको 80 लेना है, ऐसे करके वैल्यूज आपको एरिथमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स में दे सकता है। ये लेटेस्ट पैटर्न में देखने के लिए मिला है। ट्रिकी पजल्स विद लीस्ट पॉसिबल डेटा, छोटे छोटे, क्लरिकल है वैसे भी छोटे रहेंगे बट उससे भी छोटे 2 लाइन 1.5 लाइन के पजल्स रहेंगे। आपको लगेगा यही करना है, वहां पे डेटास कम दिए गए होंगे, आपको लॉजिकली उनको ज्यादा कनेक्ट करना पड़ता है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। जिनका लैंग्वेज कम रहता है उनमें आपके जो ट्रिकी चीजें हैं वो ज्यादा रहता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। वैसे चीजों से आप थोड़ा उसको बाद में करके, पहले बड़े बड़े लैंग्वेज वाले चीजें करेंगे तो वो डायरेक्ट आ जाएंगे। पजल्स एंड अरेंजमेंट सिंगल क्वेश्चंस विद ट्विस्टेड, मतलब क्या है, आपका जो पजल है वो बन चुका है पूरा का पूरा, लेकिन उसके जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस है वो घुमा फिरा के दे। हालांकि आरआरबी और आरआरबी क्लर्क इस बार में वो नहीं हुआ है, पिछले साल में ये हुआ था। उस बेसिस पे मैंने आपको पहले से एक बार वार्न कर दिया है कि जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है, मतलब आपको ऐसा नहीं देगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या आप बोल दो थर्ड टू द राइट, नहीं, ए हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, आपको बताना पड़ेगा। तो ये छोटे छोटे चीजें आपका ट्रिकी लैंग्वेज हो सकता है। बाकी ये चीज तो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आपके सवाल कोई डिस्प्ले हुआ है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, बेस्ट अप्रोच है उसको अटैक करना। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, गिवन लिखते जाओ, अपना अप्रोच सॉर्ट करते जाओ। आप क्या करते हो कि आप ना हमेशा इस सवाल का क्या बेहतर तरीका हो सकता है उसको ढूंढने के पीछे टाइम इन्वेस्ट करते हो। पेपर में इतना टाइम नहीं रहता, वो गया टाइम जो आप मॉक में या प्रैक्टिस के टाइम पे करते वही ही डायरेक्ट वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर आपको वहां पे किसी सवाल का ट्रेडिशनल मेथड भी दिख रहा है, विद जस्ट गो फॉर इट, वो भी उस टाइम के लिए बेहतर है, बेस्ट है। तो आप ये मत सोचिएगा हाँ मैं एक्स वाई लगा के करूं, मैं तो सब जानता हूं, ऐसा नहीं। हम भी बहुत बार ईगो को त्यागे हैं, तो ये डिपेंड करता है आपने किस हद तक तैयारी की है, किस हद तक प्रैक्टिस किया है, वही वहां पे डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा। बट ये जो अटैकिंग है, थोड़े डीआई और पजल में सोच समझ के कीजिएगा। आप डीआई को थोड़ा देखिएगा और फिर सोचिएगा डीआई अभी करना है या थोड़े बाद में करना है, सीधा देख के कूद मत जाना है। पजल का भी सेम चीज, अभी जो कहा कि छोटा लैंग्वेज देके आप कूद तो गए होंगे बट वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकलेगा, फिर आप टेंशन। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा अटैक करते वक्त, डीआई और पजल आपके एक्सेप्शनल होते हैं।
डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, वहां पे इंस्ट्रक्शन में भी वो लिखा रहता है कि एक सवाल पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। एंड लास्ट इज लॉजिकल प्रॉब्लम्स, अगर आपको कोई नए लैंग्वेज के दिखे तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, स्किप कर सकते हो आप। और जब आप क्वेश्चन को स्किप करने के मूड में रहते हो कि नहीं यार मैं बड़े क्वेश्चन लेंथ को देख के ही नहीं करूंगा, ऐसा मत कीजिएगा। बहुत बार क्या है, बड़ा पैकेट छोटा धमाका निकलता है, तो मतलब क्वेश्चन दिखने में बड़े होंगे बट उनमें दम ज्यादा नहीं होगा। तो एक ही फ्लो में जितने चीजें आपके दिमाग में होने चाहिए कल पेपर से पहले, वो सारा का सारा मैंने फिट कर दिया है। उनको थोड़ा सोचिए इन पॉइंट्स के बारे में, खुद के साथ थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड कीजिए। बाकी और कुछ नहीं है, मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया कर सकते हो। लाइक कर देना सेशन को अगर आपको सारे के सारे बातें पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और कमेंट में अपना कमेंट बॉक्स पे जरूर से दिखाइएगा कि सारे के सारे पॉइंट्स आपको जेन्युइन लगे या नहीं। बाकी करियर डिफाइनर का एप्लीकेशन और वेबसाइट पे एक बार विजिट कर लीजिएगा, वहां पे आपके सारे कोर्सेज तो चल ही रहे हैं अभी, और कोर्स के बारे में क्या ही बताऊं। कल आपका पेपर है, बढ़िया से दीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट, जबरदस्त तरीके से पेपर करके आइएगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।